हेलो दोस्तों। कल हमने जहाँ से छोड़ा था आज हम वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हमने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर नंदा डायनेस्टी को खत्म किया और उसके बाद मगध में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करी। दुर्धरा से उसका विवाह होता है, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को वो हराता है। तो अब यहाँ से हम दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करके स्टार्ट करेंगे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तो उसके बाद उसकी जो स्थिति थी मौर्य साम्राज्य की थोड़ी सी मजबूत हो गई। उसके पास अच्छी काफ़ी लंबी चौड़ी सेना आ गई, उसका टैक्सेशन की पावर आ गई, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ गए। तो अब क्या था कि अभी भी उसका जो सेना जो राज्य था उसकी उत्तर पश्चिमी सेना जो सीमा थी वो सेल्यूकस निकेटर के 21वें प्रांत से टकरा रही थी। अब दो शक्तिशाली राजा जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उनके बीच में लड़ाई होना अवश्यंभावी हो जाएगा, मतलब कन्फर्म लड़ाई होनी ही होनी है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और बदले में जीत के रूप में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो जाता है और अपनी जो पुत्री थी हेलेना उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी गिफ्ट में देता है और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी जो साम्राज्य है उसका सबसे पूर्वी छोर जो था वो उसको दहेज के रूप में दे देता है। तो अब जो मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो हिंदू कुश पर्वतों से लगने लगी। ये हिंदू कुश पर्वतों से लेकर जो सीमा उत्तर पूर्व में और दक्षिण में एकदम आखिरी तक पहुंचने लगी। आज तक हिंदुस्तान की सीमा या इतने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों ने भी शासन नहीं किया, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। जिनको कंट्रोल करने में हमारे मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने वो लायक साबित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य निर्माण में जो नीति का पालन किया है वो भेरी घोष है। भेरी घोष का मतलब जो आराम से प्यार से झुक जाते हैं उनको शासन करने दिया जाए, उनसे टैक्स लिया जाए और जो नहीं झुकते उनका वध करके उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया जाए और गवर्नरों के माध्यम से शासन किया जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आप इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में ध्यान देंगे तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया और हमारे प्रिय समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन सभी और अकबर महान, इन सभी ने संपूर्ण भारत पर जो शासन किया है उस समय भारत में क्या जो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियां थी वो डिवीजन का काम करती थी। कोई भी राजा डायरेक्ट दक्षिण भारत में साम्राज्य पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि साम्राज्य को जीता और वहां की जनता पर वहीं के शासकों का नियंत्रण रहने दिया, उनसे केवल टैक्स वसूला। उनकी जो शासन प्रणाली थी वैसी ही चलती रही, टैक्स लिया और चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी या अपने अपने सिक्कों के माध्यम से ही वहां पर शासन किया। प्रत्यक्ष शासन नहीं कर पाए ये लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था, आवागमन के साधन नहीं थे, संचार नहीं था और सतपुड़ा विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणियां थी इनको पार करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य राजा तो बन गया, अब वहां उसकी शासक प्रणाली को मजबूत बनाने का काम किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली को मजबूत बनाने का जो कार्य था वो था चाणक्य पर। चाणक्य अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था और उसने उस तत्कालीन समय के जितने भी विद्वान थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, अलग अलग क्षेत्रों में उनको इकट्ठा किया और जितनी भी परिस्थितियां थी उन सभी को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में उतारा। उसने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, पॉलिटिकल वैल्यूज के ऊपर है कि राजा को कैसा होना चाहिए। ये किताब इतिहास में बहुत ही लंबे समय तक गायब रही और बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के बाद तमिलनाडु या साउथ में कहीं स्थान पर चाणक्य की ये किताब अर्थशास्त्र
मूल रूप में मिली। जो चाणक्य की अर्थशास्त्र की किताब है वो चाणक्य ने थर्ड पर्सन के रूप में लिखी है। उसने कहीं भी अपना नाम नहीं डाला है। उसने जो भी शब्द लिखे हैं, जो भी श्लोक लिखे हैं, उसके अंत में लिखा है इति चाणक्यम, मतलब ऐसा चाणक्य कहता है। उसने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसा मैं कहता हूं। उसने लिखा है इति चाणक्यम, इसका मतलब होता है ऐसा चाणक्य कहता है। ये भी मतलब हो सकता है कि उसके किसी शिष्य ने लिखी हो या किसी और व्यक्ति ने लिखी हो। परिस्थितियों को देखकर चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त उस समय का इतना शक्तिशाली योग्य शासक था, तो चाणक्य नहीं चाहता था कि चंद्रगुप्त किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए। तो उसने चंद्रगुप्त के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया, मतलब कि चंद्रगुप्त को विष देकर या किसी भी प्रकार से उसको मारा ना जा सके। तो उसने विष कन्याओं को का घेरा बनाया कि कोई भी चीज चंद्रगुप्त तक पहुंचने के लिए से पहले विष कन्याओं के द्वारा पार करके जाती थी। कि वो विष कन्याएं मतलब ब्यूटी के द्वारा या कैसे भी वीरता, मतलब किसी भी राजा को प्रलोभन देने के लिए सुंदर स्त्रियों का प्रयोग किया जा सकता था जिससे वो घायल हो जाए या मारा जाए। तो विष कन्याओं को पैदा किया गया है या बनाया गया ताकि चंद्रगुप्त को प्रोटेक्ट किया गया। और चाणक्य क्या करता था, बचपन से ही चंद्रगुप्त को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देता रहता था ताकि धीरे धीरे चंद्रगुप्त का जो शरीर है वो उस विष के लिए हैबिचुअल हो जाए और उसका शरीर जो है मतलब उस विष को पचाने लगे। तो ऐसा बोलते हैं कि चंद्रगुप्त के शरीर पर अगर मक्खी भी बैठ जाती थी तो वो सूज कर मर जाती थी। इसीलिए चंद्रगुप्त का जो खाना होता था, चंद्रगुप्त जिस भोजन को करता था वो भोजन किसी को भी नहीं दिया जाता था, ताकि क्योंकि चाणक्य को पता था जो भी इस विषाक्त भोजन को करेगा वो मारा जाएगा। इसी कारण जब बिंदुसार दुर्धरा के पेट में था तब चंद्रगुप्त का झूठा भोजन दुर्धरा ने कर लिया था, जिसके कारण दुर्धरा की मृत्यु हो गई। इसके बारे में बाद में आपको चर्चा करेंगे। तो मैं कहा था चंद्रगुप्त की सुरक्षा व्यवस्था की चाणक्य ने पूरी व्यवस्था करी। उस समय चाणक्य क्या लिखा था, अमात्य नंदा डायनेस्टी के जो एक महामंत्री थे अमात्य राक्षस, वो चाणक्य के सीनियर थे। तो चाणक्य ने छल से, कपट से, डरा के, धमका के अमात्य को यह विश्वास दिला दिया कि नंदा डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, अब मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है और अब आप अगर भूमि की सेवा करना चाहते हैं तो वापस से अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करें और दोबारा से इस भारत भूमि की रक्षा करें, सेवा करें। तो और वापस से अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री वो नियुक्त करके उनके मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अब उस समय चंद्रगुप्त के शासन काल में समाज में, परिस्थितियों में, इकोनॉमी में अलग अलग परिवर्तन किए गए। अब समाज को आगे बढ़ाना है, कृषि को आगे बढ़ाना है, तो क्या किया जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा था। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक व्यवस्था बनाई कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे, जैन धर्म की ओर जा रहे थे, संन्यास ले रहे थे, तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने ऐसा नियम जारी किया कि कोई भी व्यक्ति जब तक वो संतान पैदा करने के लायक रहता है, अप्रोक्सीमेट उन्होंने 72 वर्ष 72 ईयर्स को एक आंकड़ा माना कि कोई भी व्यक्ति 72 ईयर्स से पहले संन्यास ग्रहण नहीं करेगा। अब संन्यास ग्रहण नहीं करेगा तो वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, वानप्रस्थ आश्रम में रहेगा और समाज में योगदान देता रहेगा। पशुओं की बलि को कम किया गया ताकि कृषि में उन्नत व्यवस्था का प्रयोग किया जाए। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किसानों को प्रोत्साहित किया, बंजर भूमि को लोगों को दान दिया, जंगलों की सफाई करी ताकि कृषि का विकास हो, उद्योग धंधों का विकास हो। किसी भी राज्य की शक्तिशाली शासन तंत्र की, राज्य की जो नींव होती है वो होती है उसकी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक
तगड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब बहुत ही ताकतवर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जिसकी सहायता से ही वो इतिहास की सबसे बड़ी सेना का रख रखाव कर पाया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख थी, और इसका आंकड़ा दिया है मेगास्थनीज ने। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक दूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। उस मेगास्थनीज ने भी चंद्रगुप्त के शासन की, उसके नगर की व्यवस्था की, समाज की, धर्म की अलग अलग ढंगों से व्याख्या की है। उस मेगास्थनीज ने ही बताया है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को रौंद डाला और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। हम आज इसको यहीं रखते हैं और कल इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।